हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। और उम्मीद है आप लोग लगातार अपने उस प्रयास को लेकर बने हुए हैं जहां से आपका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन के साथ साथ आपको उन तमाम टॉपिक्स पर भी ध्यान रखना है जहां पर आपके करंट अफेयर्स की चीजें आपके सामने किसी भी रूप में आ सकती है। चाहे वो अभी बिहार का अपकमिंग इलेक्शन हो, तो वो कौन सा इलेक्शन होगा, बिहार विधानसभा का कौन सा इलेक्शन है, अभी बिहार विधानसभा के सभापति कौन है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। तो आप लोगों को वहां पर भी नजर रखनी है। साथ में हम लोग भी आपके साथ उन चीज़ों को यहाँ पर लेके आएँगे और जहाँ पर हम उन चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। फिर से हम अपने उसी साइंस के सीरीज़ में 15 मिनट कैप्सूल सीरीज़, जहाँ से आपके तमाम उस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, उस एरियाज़ को डिस्कस करेंगे, जहाँ पर से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए अवेटेड में हैं। शुरू करते हैं। वोगियार टार्डिग्रेड्स एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू व्हिच मिशन? एक्सियोम 4, आदित्य L1, गगनयान, आर्टेमिस। अब ये अभी हॉट टॉपिक इसलिए है, अभी हाल में ही पिछले मंथ में ही हमारा किया गया था एक एक्सियोम 04 मिशन। शुभांशु शुक्ला उसमें क्या थे, कैप्टन थे, जो हमारे उस प्लेन उस मिशन के पायलट भी थे। तो वहां पर इस मिशन में ये वोगियार टार्डिग्रेड्स एक्सपेरिमेंट, इस पर भी काम किया गया। तो ये किससे रिलेटेड है? एक्सियोम 4 से। अब ये पहले आपको समझना है कि टार्डिग्रेड्स क्या है। यहाँ पर आपको ये एक अजीब सा एक क्रीचर आपको नज़र आ रहा होगा। देखने में लग रहा होगा किसी ये हॉलीवुड मूवी का स्पेस स्पेस वार का क्या है, कुछ स्टार वार्स का कुछ ये कुछ उदाहरण है, एग्जांपल है। तो यही हमारे क्या है, टार्डिग्रेड्स। और ये क्या है? नो वन कैन डिस्ट्रॉय मी, मतलब लग रहा होगा जैसे कि कुछ हॉलीवुड मूवी यहाँ चल रही है। तो नो वन कैन डिस्ट्रॉय मी मतलब यह जो है अभी तक से अर्थ पे 5 जियोलॉजिकल एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन इवेंट हुए हैं, जहां पर पूरी की पूरी क्या हो गई पृथ्वी पर से, जैसे डायनासोर हुए, उसके पहले क्रिएचर्स जो भी थे सब क्या हो गए, एक्सटिंक्ट कर गए थे। लेकिन यह स्टिल एग्जिस्ट करता है। और सबसे खासियत क्या है इस जीव की, इस क्रीचर की, टार्डिग्रेड्स की? यह जितने भी आप हार्श कंडीशन सोच सकते हैं आपके मन में, यह एक्सट्रीम कंडीशन है एनवायरनमेंट का, ये एक्सट्रीम कंडीशन है लिविंग का, जो भी आपके मन में इच्छा आ रही होगी सोचने की, वह वहां पर भी सरवाइव कर सकता है। अब आप इतना ही समझ लीजिए कि यह एक मिशन में इसको मून पर भी भेजा गया था, और वहां पर वो प्लेन जो था, वो हमारे जो सैटेलाइट थे, जो हमारा स्पेसशिप था, वो क्रैश कर जाता है। बावजूद इसके वह मून पर भी यह सरवाइव कर रहा है। इसके अलावे हार्श कंडीशन आप समझ लीजिए, आपका डीप ओशन में भी आप चले जाएं, वहां पर भी ये सरवाइव करता है। तो ये किस प्रकार सरवाइव कर रहा है? तो ये क्या है, साइंटिस्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा क्या है, जहां पर वो अपने इसके जिन के बारे में स्टडी करके, जो भी हमारे बॉडी में इस टाइप की चीजें होंगी, कहाँ पर हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं, जिन में क्या चेंजेस कर सकते हैं, वहां से हम अपने आप को किस प्रकार डिजीज के लिए रेसिस्टेंस बनाए, या हम अपने एजिंग को किस प्रकार रिड्यूस करें, यहाँ से इन चीजों को देख सकते हैं। तो इसीलिए इसके स्टडी को करने के लिए कौन सा मिशन है? एक्सियम 04। तो आप थोड़ा सा टार्डिग्रेड्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये क्या है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। और ये इसकी साइज देख लीजिए, तो 0.5 mm से लेके 1.5 mm, मतलब 1 mm का ये एवरेज इसका साइज है। और इसे क्या कहा जाता है? वाटर बियर भी कहते हैं, या मोस्ट पिगलेट्स भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। और इसमें 8 लेग होते हैं, और ये लगभग 6 मिलियन ईयर्स से क्या है, सरवाइव कर रहे हैं। तो ये आपके लिए क्या है, इंफॉर्मेशन जहां पर। और अगर आप ये चीज देखेंगे, तो ये पहली बार इसको जब स्पेस मिशन के लिए 2007 में इसको एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा गया था, स्पेस मिशन के लिए। लेकिन ये 2019 का भी एक मिशन था, ब्रेसिट प्रोब क्रैश। वहां पर ये प्रोब जो होता है वो क्रैश कर जाता है, लूनार मिशन था 2019 का, लेकिन ये स्टिल वहां पर भी ये सरवाइव करता है। तो इस वजह से इसके लिए क्या है, डीप स्टडी करने की इसकी जरूरत है, और साइंटिस्ट इस पे लगातार काम कर रहे हैं। Recently, a new variety of hydrogen is found. It is termed as ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, व्हाइट हाइड्रोजन। अब देखें क्वेश्चंस आपके पास इसी प्रकार आएंगे। सिंपल क्वेश्चन देखने में होंगे कि अरे हाइड्रोजन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जब आप रिसेंट में जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, करंट एस्पेक्ट, उसको जब आप उस पर आपकी पैनी नजर होगी, तो वहां पर आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन का एक न्यू फॉर्म डेवलप किया गया है, एक न्यू फॉर्म मिला है, डेवलप नहीं किया गया है, वो फाउंड हुआ है। और वो एक्चुअली है क्या, जैसे ये हमारे अर्थ का अर्थ है, अर्थ में जितने भी सब सरफेस हैं, इस सब सरफेस में जियोलॉजिकल प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन
ट्रैप कर गए और जब इसको यहाँ से यूज़ किया जाता है, इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये इसके साथ-साथ यहाँ से CO2 का भी क्या होता है, इमिशन होता है। तो यही जो हमारे जो अर्थ के सब सरफेस में जो ट्रैप हाइड्रोजन है, उनको जो बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, वही हमारा क्या हाइड्रोजन कहलाया? व्हाइट हाइड्रोजन। बाकी ये आपके ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन, इन्हें हम क्या इंडस्ट्रियल हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन जो हम क्या करते हैं आपके हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर से जो बनता है, वो। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हाइट हाइड्रोजन। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब हम लोग कोई भी कंट्री क्या है, क्लीन एनर्जी के लिए काम कर रही है और हाइड्रोजन इज़ ए बेस्ट source for the clean energy. Acute encephalitis syndrome AES is caused by किसके द्वारा होता है? बिहार में अक्सर आप लोगों को जैपनीज इंसेफ्लाइटिस जेई फीवर के बारे में सुनते होंगे, खास करके अभी का जो सीजन होता है आपका मई से लेके जुलाई अगस्त तक का, ये सीजन में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के बारे में तमाम प्रकार के आए थे एग्जाम। अगर ध्यान हो तो लास्ट ईयर वहां पर आया था कि मछली नहीं, सॉरी, लीची खाने से ये क्या हो जा रहा है, ये जैपनीज इंसेफ्लाइटिस होती है। जो कुपोषित बच्चे हैं, माल न्यूट्रिशन चाइल्ड हैं, उनमें ये ज्यादा होता है। वो लीची को ज्यादा खाते हैं और लीची के खाने से क्या होता है, ये जैपनीज इंसेफ्लाइटिस होती है। ये कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके ये स्टेटमेंट आए थे, तो बहुत ही कंट्रोवर्सी हुई थी। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है? एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। अब ये अगर आपको ध्यान हो, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस किससे होता है? वो वायरस से होता है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑप्शन जो जाएगा स्टूडेंट का, वो वायरस के साथ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये आपसे ये जैपनीज इंसेफ्लाइटिस नहीं पूछ रहा है, ये एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम इसके बारे में पूछ रहा है। ये किसके कारण होता है? तो ये इन चारों के कारण होता है, वायरस, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरासाइट। तो ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। वन हेल्थ अप्रोच इंक्लूड्स, अभी देखेंगे तो इस टाइप का, वन टाइप का जो भी आ रहा होगा, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन अर्थ, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस जहां पर भी आपको मिल रहे होंगे, तो वहां पर आपको इन चीजों पर ध्यान रखनी है। और ये किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है, क्या है उसका पर्पस, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। वन हेल्थ अप्रोच इंक्लूड्स हेल्थ बेनिफिट्स टू ऑल बीपीएल पॉपुलेशन, health benefits to all SC/ST population, health benefits to all human, none of the above। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि हेल्थ वन हेल्थ है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, जो गलत है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ये भी गलत है, ऑप्शन डी इसका सही है। तो वन हेल्थ का पर्पस क्या है? यह ह्यूमन, एनिमल और इन्वायरमेंट, इन तीनों को इंक्लूड करते हुए इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्शन करना है, इन्वायरमेंट के भी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, एनिमल्स जो हैं उनके भी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, और जो हम ह्यूमंस हैं हमारे भी हेल्थ को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो इन तमाम का इंटीग्रेशन ही क्या है? वन हेल्थ। तो यह क्या हो गया? नन ऑफ द अबव, यानी इट इंक्लूड्स हेल्थ बेनिफिट फॉर ह्यूमन, एनिमल्स एंड द इन्वायरमेंट ओवरऑल। तो ये ध्यान रखना है। तो वन हेल्थ अप्रोच इंक्लूड्स हेल्थ बेनिफिट टू ह्यूमन, एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव। देखें, हमने कहा ना कि इस टाइप के वन वाले जो भी आपके प्रीफिक्स वाले जो भी आएंगे, वहां पर आपको ध्यान रखना है। रिगार्डिंग वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव, वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव टू शोकेस द इनॉर्मस डेवलपमेंट ऑफ COVID-19 डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया। It was started by Ministry of Health and Family Welfare. It was launched on the first foundation day of BRIC। अब इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन, पहले स्टेटमेंट टू को हम लोग देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके साथ कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस से है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यहाँ से ये इनिशिएटिव लिया गया था। कब लिया गया था? तो 2024 में लिया गया है। और ये स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट फाउंडेशन डे ऑफ ब्रिक। अब ये ब्रिक क्या है? आपका ब्रिक का फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। इसका जो इनोग्रेशन किया गया था, फर्स्ट इनोग्रेशन वहां पर इसको शुरू किया गया था। और इसको शुरू कौन किए थे? तो आपसे ऑप्शन में यहाँ पर यह भी आ सकता है कि ये
जो आपका वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह नहीं, उनके द्वारा नहीं, ये किया गया था जो हमारे G20 के शेरपा थे अमिताभ कांत, उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इट वाज स्टार्टेड बाय, नहीं, ये इनके द्वारा नहीं किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के द्वारा किया गया है। वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव टू शोकेस द इनॉर्मस डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया, नहीं, ये कोविड-19 के समय में जो हमने डिफेंस मैकेनिज्म को डेवलप किया था वो ये उसका नहीं है, बल्कि ये इंडिया के इनॉर्मस पोटेंशियल रिलेटेड टू माइक्रोब्स जो भी हैं, हमारे माइक्रोब ऑर्गेनिज्म है, उसकी स्टडी को, जो इंडिया में जो पोटेंशियल है उसकी स्टडी को यह इंश्योर कर रहा है। वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव, क्लियर? तो ओनली 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन डी। Which of the following species has the largest number of genome size? फर्न, ह्यूमन जीनोम, रैट, डॉग। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आया, ये रिसेंट डेवलपमेंट आया है जहां पर जो फर्न है, पहले तो चलिए आप लोग कमेंट में ये बताएं कि फर्न किस आपका किंगडम में आएगा, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, और अगर किस में आता है एनिमल और प्लांट किंगडम में तो वो किस कैटेगरी का आता है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में डिटेल में इन चीजों को देखा, वहां पर हमने पढ़ा है, और क्वेश्चंस जो आएंगे आपसे वहां पर वही बेसिक क्वेश्चंस के साथ साथ जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं तो वहां पर से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैड लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीनोम साइज, मतलब जो आपके हम डीएनए जो सीक्वेंसिंग करते हैं वहां पर जो हमारा नाइट्रोजन बेस पेयर है, वहां पर जो हम सीक्वेंसिंग करते हैं, जो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो बनता है आपका, इस डबल हेलिक्स में जो ये पेयरिंग जो होती है, इस पेयरिंग में यही हमारे क्या है, जब जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं तो इसी नाइट्रोजन बेस पेयर का हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और अभी तक में नोन जो था वो जापान का एक पौधा है, जापान का, वहां पर उसके सबसे ज्यादा जीनोम के सीक्वेंसिंग होती थी, लेकिन अभी हाल में ही फर्न की एक कैटेगरी मिली है जहां पर इसकी जीनोम की जो सीक्वेंसिंग है यह लार्जेस्ट नंबर में पाई जा रही है। उसका नाम आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिए, हेमिस्पर्टिस ओब्लंसियोलाटा। ये आपका क्या है, एक फर्न है, किस कैटेगरी का, फॉर्क फर्न है, उस कैटेगरी का ये क्या है जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट अभी तक का हमारे हमें क्या मिला है, जीनोम मिला है। इसके पहले कौन सा था, जापान का था एक फ्लावरिंग प्लांट, कौन सा, पेरिस जेपोनिका, पेरिस जेपोनिका, ये था अभी तक का, लेकिन अब कौन हो गया है, फॉर्क फर्न। Which country in the world has become to allow for the heritable human genome editing? मतलब मोस्ट, मतलब आपके साइंस एंड टेक का मेंस के एस्पेक्ट से भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, अभी तक जो भी हम लोग जीनोम की एडिटिंग करते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, वो हमारे जो सोमेटिक सेल में होते हैं उस पे, लेकिन यह पहली बार है जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स जीन जो है उस पर ये क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग, तो हेरिटेबल वाले जो होंगे वो कौन से होंगे, जो हम लोग जब ये जेनेटिक्स वाली लेक्चर को हमने आपके साथ डिस्कस किया था, तो हेरिटेबल जो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में हम क्या करते हैं, उन्हीं को क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो हेरिटेबल जीनोम, हेरिटेबल जो जीन है उनके सीक्वेंसिंग की बात की जा रही है, उनके जीनोम एडिटिंग की। तो इसका पर्पस क्या है, तो जो भी हम अभी तक से अनक्यूरेबल डिजीज हैं उनको क्या कर सकते हैं, उस पे हम लोग काम कर सकते हैं, या फिर कुछ अगर कुछ ऐसे कंडीशंस डेवलप हो जा रहे हैं जहां पर जो ऑफ स्प्रिंग क्या है वो सर्वाइव करने में उसके साथ दिक्कत आ रही है, तो वहां पर हम इस जीन में एडिटिंग करके वहां पर उसके सर्वाइवल को हम इंश्योर करेंगे। तो ये किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है, पहली बार ऐसा कौन सा कंट्री है जो ह्यूमन हेरिटेबल जीनोम एडिटिंग को अलाउ किया है, तो वो साउथ अफ्रीका है। अब आपको लग रहा होगा कि अरे यहाँ पर यूएसए, चाइना, ब्राजील ये सब है, अगर यहाँ पर ऑप्शन में रसिया भी रहता, इंडिया भी रहता, तो ज्यादातर लोग यूएसए, रसिया, इंडिया इन्हीं सब में घूमते रहते, लेकिन यहाँ पर क्या है ऑप्शन, ये ध्यान रखना है, साउथ अफ्रीका। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन विल हेल्प इन रिस्टोरिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन?
यह भी बहुत ही आपके साइंस एंड टेक का क्या है, मेंस के लेवल का क्वेश्चन है, जहाँ पर अभी तक से हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये ब्रेन डिजीज जिन्हें भी होता है, अल्जाइमर हो गया या पार्किंसंस डिजीज हो गया, या जिनको भी ब्रेन स्ट्रोक होता है, वो क्या होते हैं, उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। क्यों? कि ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, डिवीजन नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता, और इसलिए वहाँ पर क्या, जो भी हमारे ब्रेन सेल्स जो भी डिटोरिएट कर जाते हैं, वो वापस रीगेन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपसे ये क्या पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को री-इंश्योर करता है, रीस्टोरिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, यानी माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन री-इंश्योर हो रहा है, तो इसका पर्पस क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर वो अगर काम कर रही है, अगर वहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, एटीपी हो रहा है, तो सेल क्या करेगा, अपने वर्किंग को इंश्योर करेगा, और जो हमारा ब्रेन का सेल जो डैमेज हो चुका था वो फिर से फंक्शन करेगा। यानी जो ब्रेन डेड हो चुका था, जो ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा था, जो पर्सन कोमा में आ गए थे, या जो पार्किंसंस डिजीज से क्या है अफेक्टेड है, वहां पर ब्रेन क्या कर सकता है, फिर से फंक्शन कर सकता है, और वह कोई पर्सन इससे रिवाइव कर सकता है। तो ये हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट इन ह्यूमन के लिए। तो और यहाँ पर ही ये पूछा जा रहा है कि किस प्रोटीन के कारण ये ऐसा संभव है, तो ये DRP1 डायनामिन रिलेटेड प्रोटीन, इसके कारण यह पॉसिबल हुआ है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाइट्रोप्लास्ट। अब यहाँ पर आप लोग मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट फंसेंगे यहाँ पे, और क्वेश्चन यही सब आएगा बीपीएससी में, जो लगेगा कि अरे ये तो हम जान रहे हैं, ये तो पढ़ा हुआ है, नाइट्रोब्लास्ट क्या है। जब ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग फंसेंगे ही। इट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इट इज ए यूकैरियोटिक एल्गी। नाइट्रोब्लास्ट जैसे ही आपके मन में आएगा तो लगेगा कि अच्छा ये तो हम लोग पढ़ा हुआ है, सेल में पढ़े थे, यहाँ पर पढ़े थे, लेकिन इसमें क्या है, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये एल्गी है। और ये हमारा क्या है, इट इज एन यूकैरियोटिक एल्गी। ये पहली बार मिला है, अभी तक से नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम लोग क्या माइकोबैक्टीरिया इनका यूज देखते थे, लेकिन ये पहली बार है कि हमें एल्गी का भी मिला है, और इसीलिए ओनली टू इज करेक्ट। और इसका नाम आप लोग जरूर देख लीजिए, ये क्या है, मेराइन एल्गी है, बराडुस्फेरा बिगोल्वी। ये आपका नाम याद रखना है, एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यह क्या है। तो मेरान एल्गी है, और यह क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेबल है, और यह क्या है, अभी तक का पहला नॉन नाइट्रोजन फिक्सिंग यूक्रेट, फर्स्ट, ये पहला है, तो इसीलिए ये इसको ध्यान रखना है। व्हाट इज हेफलिक लिमिट? व्हाट इज हेफलिक लिमिट? अब ये नहीं है कि आपस में दो फ्रेंड्स हैं तो हाई बाय जो करते हैं, वो हेफलिक वाला ये नहीं है। ये हेफलिक लिमिट क्या है, तो जैसे हमने क्या, जब सेल डिवीजन का जब हमने क्लास डिस्कस किया था आपसे, तो वहां पे हमने क्या कहा था कि सेल क्या करते हैं, सेल ग्रो करते हैं, सेल डिके करते हैं, सेल ग्रो करते हैं, डिके करते हैं। हम बचपन में क्या, जब बॉर्न होते हैं और जब हम मरते हैं, तो ये इस जन्म लेने से लेके, बॉर्न से लेके डेथ के बीच का जो प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन करता है। तो कोई सेल कितना बार डिवीजन कर सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कितना वो डिवीजन कर सकता है, दैट इज नोन एज हेफलिक लिमिट। इट मेजर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी इन व्हीकल्स, नो। इट मेजर्स द बाउंड्री लिमिट ऑफ ब्लैक होल, नो। इट मेजर्स द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सोमेटिक सेल, इट इज करेक्ट। इट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर, नो। तो ये क्या है, कोई सेल कितना बार डिवाइड कर सकता है, ये इसी चीज को मेजर करता है। क्लियर, हेफलिक लिमिट। अभी इसमें ये होता किस प्रकार है, तो हमने जब ये सेल डिवीजन का क्लास लेक्चर डिस्कस किया था, तो हमने बताया था कि सेल के जिन पे क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम उसके ऊपर में क्या होते हैं, टेलोमर्स होते हैं, और यही टेलोमर्स जब सेल डिवाइड करता है, तो ये टेलोमर्स क्या होते हैं, रिड्यूस होते जाते हैं, रिड्यूस होते जाते हैं, इनमें रिडक्शन होता है, और फाइनली ये क्या होता है, ये कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं, और सेल क्या होता है, फर्दर डिवाइड नहीं कर पाता है। और इसी प्रकार आप देखेंगे तो एजिंग और डेथ, इन सभी के लिए क्या है, एक डीपर इंसाइट हमें यहाँ से मिलता है। तो हेफलिक लिमिट इज डिस्क्राइब एज द आपका क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ इन एनी सोमेटिक सेल। क्लियर, और इस प्रकार आप देखें तो द लिमिट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन एजिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एज रिलेटेड डिजीज। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें तो हमने ये एक ऑप्शन था आपका क्या, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी ऑफ ई व्हीकल्स, उसे हम क्या कहते हैं, साइकिल लाइफ कहते हैं। और जो हमने था ब्लैक होल का जो लिमिट था, यहाँ पर अगर आप लोगों को ये दिख रहा होगा,
ब्लैक होल का, तो ये ब्लैक होल का आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है, ब्लैक होल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि जहां पर से कुछ भी, इवन ग्रेविटी, इवन लाइट भी क्या होती है, पास नहीं कर पाती है। तो इसीलिए, और इसके लिमिट कहाँ से ये कहाँ तक का होगा, तो उसको क्या कहते हैं, इवेंट होरिजन। इट मेजर्स द बाउंड्री लिमिट ऑफ ब्लैक होल। तो इस प्रकार देखेंगे तो आज का भी ये सेशन यहाँ पर एंड होता है। कल फिर हम आपके साथ इसी प्रकार के जानदार और शानदार सीरीज के साथ अवेलेबल होंगे, जहां से आपकी प्रिपरेशन को एक नई ऊंचाई मिलेगी। थैंक यू।